नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। शुरुआत करते हैं 7 बजे की खबरों के साथ। भारत का मंगल मिशन कामयाब, पहले ही प्रयास में कक्षा में स्थापित हुआ मंगलयान, देश भर में जश्न। इसरो को नासा समेत दुनिया भर से बधाइयां, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी कामयाबी को बताया ऐतिहासिक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 214 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द। असम और मेघालय में बाढ़ से स्थिति गंभीर, 70 से ज्यादा मौतें। और एशियाई खेलों में भारत को एक और पदक, रोविंग में दुष्यंत ने जीता कांस्य। बैडमिंटन में साइना और सिंधु ने जीते मुकाबले। और अब आज की सबसे बड़ी खबर। मंगल मिशन की कामयाबी के साथ भारत ने आज एक इतिहास रच दिया। पहली ही कोशिश में मंगल पर अपना यान यानी सैटेलाइट भेजने में कामयाब रहने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। 300 दिनों में मंगलयान 68 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करके मंगल की कक्षा में आज प्रवेश कर गया। उम्मीद है कि 6 महीने के दौरान वैज्ञानिकों को मंगल की सतह की तस्वीरों, वहां के वायुमंडल और मीथेन की खोज में इससे अहम मदद मिलेगी। बुधवार सुबह करीब 8 बजे जब मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हुआ तो इसरो के बेंगलुरु का कमांडिंग सेंटर तालियों की आवाज से गूंज उठा। वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को बधाई दी। इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यान के मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित होने की जानकारी दी। इसके बाद मिशन के सफल होने की घोषणा हुई। दुनिया में सबको सफलता नहीं मिली, बहुत कम मिली, और पहली बार में तो किसी देश को नहीं मिली। भारत के वैज्ञानिक को, भारत को ये पहली बार सफलता मिली है। विद टुडेज स्पेक्टेक्युलर सक्सेस, इसरो जॉइंस एन एलिट ग्रुप ऑफ ओनली 3 अदर एजेंसीज वर्ल्ड वाइड टू हैव सक्सेसफुली रीच टू द रेड प्लैनेट। यान को मंगल की कक्षा में स्थापित करने से पहले सुबह 7:17 पर इसके मुख्य तरल इंजन और 8 दूसरे इंजनों को चालू किया गया। 24 मिनट तक ये प्रक्रिया चली। इससे यान की गति कम कर इसे बिना किसी बाधा के मंगल की कक्षा में पहुंचाया गया। Every Indian is rejoicing, and in the global community, our status as a spacefaring nation is once again taken to a much higher level. Really, this will mark a new era for the space for our country. मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित होते ही मंगलयान में लगे 5 उपकरण यानी पेलोड ने काम करना शुरू कर दिया। लीमन अल्फा फोटोमीटर मंगल के ऊपरी वायुमंडल में ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन कणों की मौजूदगी का पता लगाएगा। मीथेन सेंसर फॉर मार्स मंगल पर मीथेन गैस का पता लगाएगा। मार्स एक्सोफेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर मंगल की ऊपरी वायुमंडल की प्राकृतिक संरचना की जानकारी देगा। मार्स कलर कैमरा सतह की तस्वीरें लेगा। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर मंगल की सतह पर खनिजों का पता लगाएगा। मंगलयान को पिछले 5 नवंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। 1 दिसंबर को यह धरती की कक्षा से बाहर निकला। 4 दिसंबर को मंगलयान धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो गया। इस साल 22 सितंबर को मंगलयान मंगल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंच गया। इसी दिन यान के मुख्य तरल इंजन का परीक्षण हुआ। अगले 6 महीनों में मंगलयान मंगल के अनुसंधान और खोज में अहम किरदार निभाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों को इसके जरिए अनुसंधान का बेहतरीन मौका मिलेगा। वहीं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भविष्य के लिए नई राहें भी खुलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मंगल मिशन की कामयाबी पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत
देश की जानी मानी हस्तियों ने वैज्ञानिकों को बधाइयां दी हैं। उधर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और चीन ने भी इस मौके पर मुबारकबाद दी है। चीन ने भारत की इस उपलब्धि को एशिया के लिए गर्व बताया है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन को भेजे संदेश में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसरो के चेयरमैन और उनकी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व है, जिसने एक बार फिर देश की अंतरिक्ष क्षमताओं को साबित किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में अहम कदम है, जो हमारे वैज्ञानिकों को उल्लेखनीय प्रगति के लिए प्रेरित करेगा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मंगलयान के मंगल की कक्षा में स्थापित होने पर इसरो के वैज्ञानिकों और इस अभियान से जुड़े दूसरे लोगों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र को इस उपलब्धि पर गर्व है। उन्होंने भरोसा जताया कि हमारे वैज्ञानिक आने वाले दिनों में अंतरिक्ष की खोज के क्षेत्र में और नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी वैज्ञानिकों की सराहना की। I personally believe ISRO team is very fantastic team. They have achieved Mars mission what they planned, high success, what they expected, what they achieved. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। This achievement also places India in a very elite club of advanced spacefaring nations who have reached Mars, joining Russia, USA, and the European Space Agency. We are indeed humbled by the privilege of having been the government that piloted the Mangalyaan project. Its imminent success gives us, our scientists and the nation, immense satisfaction. इसके अलावा तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी वैज्ञानिक समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने भारतीय वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की है, तो वहीं चीन ने भी भारत को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। मंगलयान की कामयाबी पर देश भर में लोगों ने जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मंगल मिशन की इस कामयाबी पर बात करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट जो कि SLV-3 के मिशन डायरेक्टर रह चुके हैं और 1981 और 1983 के दौरान SLV-3 लॉन्च करने का आपका अनुभव भी रहा है, वेद प्रकाश सांडलस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ये जो देश दुनिया से बधाइयाँ मिल रही हैं, एक एक्स इसरो मैन होने के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं आप इन बधाइयों? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बहुत ही ओवरवेलमिंग जो रिस्पांस मिला है पॉलिटिकल लीडर से और सीनियर साइंटिस्ट से बधाइयाँ और शुभकामनाएं तो हमेशा मिलती थी, इसरो को मिलती रही हैं। पर इस साल इस मिशन में जो पब्लिक रिस्पांस रहा है, बच्चों से, यंग पीपल से और हर एक कैटेगरी के लोगों से जो बधाई और शुभकामनाएं मिल रही हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है। पहले इतना कभी नहीं हुआ, इतना पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि अब समझ आ रहा है कि ये वहाँ क्या हो रहा है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, ये लोगों को भी समझ आना शुरू हो गया है। क्या वैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से भी लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाया? मेरे ख्याल से तो इतना ज़्यादा नहीं लगाया। ये मौका कुछ ऐसा हो गया कि उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। पर अगर इसरो ज़्यादा एफर्ट करे पब्लिक रिलेशंस में, लोगों को इन्फॉर्म करने में, काफ़ी एफर्ट तो करते हैं पर इतना नहीं करते कि जिसमें उनको पब्लिसिटी टाइप मिले। तो पब्लिसिटी की नहीं, लेकिन लोगों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने की ज़रूरत तो है। क्या इसकी पब्लिसिटी करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जगाया जा सकता है भारतीय समाज में? मे बी पब्लिसिटी इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट जैसे आपने कहा कि लोगों को एजुकेट करें और उनके जो क्या कहते हैं समझ बाग दिखाएं स्पेस में काम करने के बच्चों को, स्पेशली कि इसमें काम करने से, इसके बारे में पढ़ने से, इसके बारे में सीखने से आपको क्या बेनिफिट्स होता है। फॉर गिव एन एग्जांपल, इस वक्त मुझे कभी लगता है कि इसरो और एटॉमिक एनर्जी में जो प्रमोशंस हैं, कैरियर प्रॉस्पेक्ट में बेस्ट है कंट्री में। नो ये दिस दे मस्ट लर्न,
दे मस्ट इनकैश इट। करियर प्रोस्पेक्ट सबसे अच्छे हैं हिंदुस्तान में जी। कम से कम हमारे दर्शकों को ये पता तो चला कि इसरो में अगर वहाँ जाएंगे तो आप किसी से भी डेफिशिएंट नहीं रहेंगे। नहीं, लेकिन उन दर्शकों के लिए ये भी बताइए कि वहाँ पहुँचा कैसे जा सकता है, क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? बेसिक क्वालिफिकेशन दो तरीके के हैं। एक तो जो साइंटिस्ट इंजीनियर्स हैं बहुत ही ओपन एग्ज़ाम होता है, उनका टेस्ट होता है। तो पहले तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लेते थे, लोग अप्लाई करते थे, इंटरव्यूज़ होता था। अब उनका टेस्ट होता है, ओपन होल कंट्री में होता है, कोई भी अपीयर हो सकता है और उसके बेसिस पे वो टेस्ट सेलेक्ट करते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। अभी इसरो ने पिछले 5 साल पहले एक अपना स्पेस इंस्टीट्यूट बनाया जिसमें लोगों को ट्रेन करता है। उस इंस्टीट्यूट में अगर आप चले जाओ ओके तो कोई फीस नहीं है, कोई खाने पीने का खर्चा नहीं है, गारंटीड जॉब है। तो ओपनिंग्स तो बहुत हैं। दर्शकों में उत्साह है, जोश है, गर्व का एक तरह से कहें एहसास भी है, लेकिन लोग ये इस बात को ज़रूर बार बार पूछ रहे हैं कि दरअसल इस अभियान से हमें क्या मिलने वाला है। तो वैज्ञानिक कैसे उनको कन्विंस कर पाएंगे कि दरअसल देश के लोगों को क्या हासिल होने जा रहा है इस अभियान से? अगर नेशनल लेवल जो कंट्रीब्यूशन है उसको की तरफ से देखा जाए तो इस टाइप की मिशन से जो कॉन्फिडेंस मिलता है लोगों को कि हम भी कर सकते हैं ऐसा कुछ काम और इतना अच्छा कर सकते हैं, उसमें और लोगों को भी उत्साहित होते हैं। एक तो ये है। दूसरा जो चीज़ ये है कि साइंस ऐसी चीज़ है, इट्स लाइक एजुकेशन। अगर आप साइंस और एजुकेशन में एफर्ट लगाओगे, खर्चा करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो है बहुत अच्छे हैं। वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या? अभी अगर हम शॉर्ट टर्म न भी माने तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट बता दीजिए। अगर 4-5 बेनिफिट आप बता सकें हमारे दर्शकों के लिए। या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अगर देखा जाए, अभी देखो इसरो को 50 साल हो गए। अभी 63 से शुरू हुआ था, 50-51वां साल चल रहा है। इसरो को के गठन को 45 साल हुए। अगर 69 से देखा जाए, कॉन्सेप्ट 63 में तुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन 1963 में, पिछले साल उन्होंने 50वां साल अपना मनाया है। अभी 51वें साल में है जब से रॉकेट लॉन्चिंग शुरू हुई है हिंदुस्तान में। तो अगर देखा जाए कि पब्लिक बेनिफिट इसके थ्रू जिसका ऑब्जेक्टिव तो शुरू से शुरू ही था, डॉक्टर साराभाई ने कहा था कि हम चाहते हैं कि इसका बेस्ट बेनिफिट स्पेस टेक्नोलॉजी का हमारे लोगों को मिले। तो वो बेनिफिट अगर देखा जाए, टेलीकम्युनिकेशन पूरा भारत कनेक्टेड है। ये तो सोच ही नहीं सकते थे पहले कि बिना सैटेलाइट के लेकिन वो अर्थबाउंड सैटेलाइट के थ्रू मिल रहा है। उसका मंगल उपग्रह से कोई ताल्लुक नहीं है, मंगलयान से उसका कोई संबंध मंगलयान से कोई नहीं है। बट अगर मंगलयान की तरफ से सोच रहे हैं आप या मून मिशन की तरफ से सोच रहे हैं, वहाँ पर भी गए थे, चंद्रयान गया था। कुछ लोगों को लगता है, साइंटिस्ट को तो लगता ही है और जो साइंस फिक्शन राइटर्स हैं उनको भी लगता है कि कुछ ज़माना ऐसा आएगा अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल में, जब ये ज़रूरत पड़ेगी कि इंसान दूसरे ग्रहों पर, दूसरे प्लैनेट्स पे भी जाने की कोशिश करे कि कुछ चीज़ें यहाँ ऐसी हो जाएंगी कि जिसके लिए ये कंपलसरी हो जाएगा। आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर्यावरण के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जगह ऐसी होंगी दूसरे प्लैनेट्स में हो सकता है। हालांकि अभी जीवन के कोई तत्व इन जगहों पर नहीं मिले हैं, न मून पर न मार्स पे। नहीं, मून पे तो नहीं मिले, संभावना तलाशी जारी है। नहीं, मून पे तो नहीं मिले, पर मार्स में बायोलॉजिकल जो इंडिकेशंस हैं, ऑर्गेनिक इंडिकेशंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द सॉइल, प्रेजेंस ऑफ नोन, अभी पता लगा ऐसे जैसे पहले पानी था वहाँ पर, लिक्विड वाटर था, अब शायद जम गया है पोलर साइड्स पे, वो कैसे उड़ गया, क्यों उड़ गया। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो चांद के ऊपर नहीं है ये ऐसा कुछ भी, ऑक्सीजन भी नहीं है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऑक्सीजन भी मिल सकता है, अगर मीथेन मिल जाएगी। यही कुछ सवाल थे कि भारत यानी दुनिया या अर्थ से बहुत ही मिलता जुलता ग्रह है मंगल, इसलिए इसकी खोज की तरफ वैज्ञानिक आगे बढ़े और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो मंगलयान की तरफ से डेटास भेजे जाएंगे उससे तमाम रहस्यों पर से पर्दा उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बात करने के लिए। ये थी आज की हमारी पहली खबर। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो डालेंगे दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर।
सुप्रीम कोर्ट ने 214 कोल खदानों का आवंटन रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि 1993 के बाद से 2010 तक कोयला ब्लॉक्स के आवंटन में किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अदालत ने कोयले की खुदाई कर रही कंपनियों को 6 महीने का वक्त भी दिया है। सरकार अब रद्द किए गए कोयला ब्लॉकों का फिर से आवंटन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 1993 से 2010 के दौरान इन आवंटनों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसीलिए कोर्ट ने 4 को छोड़कर 214 कोल ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया। बाकी सारे कोल ब्लॉक, चाहे वो जॉइंट वेंचर के थे या प्राइवेट के थे, चाहे वो माइनिंग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो सारे कैंसिल कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी कंपनियां अगले 6 महीने तक कोयले की खुदाई कर सकती हैं, लेकिन 31 मार्च 2015 तक उन्हें खदान खाली करनी होगी। कोर्ट ने ब्लॉक आवंटन से सरकारी राजस्व को घाटे की सीएजे की बात मानते हुए ये पैसा कंपनियों से वसूलने के निर्देश दिए हैं। जो अलॉटी से 6 महीने तक काम कर सकेंगे, 31 मार्च 2015 को ये काम अपना बंद कर देंगे और जो काम कर रहे हैं या जिनके पुराने जो चालू थे सबको 295 रुपए पर टन देना पड़ेगा। कोयला खदानों का आवंटन रद्द होने के बाद इसके नए सिरे से आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। पूर्व कोयला सचिव का मानना है कि इस पर सरकार की नीति का इंतजार करना होगा। The Supreme Court has cancelled all the blocks except 4 blocks. Now the impact of it will depend upon how quickly government is able to respond to this decision. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले से कोल ब्लॉक मामलों में जारी सीबीआई जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके पहले 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से 2010 के बीच के कोयला ब्लॉक आवंटनों को अवैध करार दिया था। ये 218 कोल ब्लॉक्स झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश में आवंटित किए गए थे। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। 214 कोयला खदानों के आवंटन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राजनीतिक दलों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। कोल ब्लॉक के आवंटन में इतने बड़े आकार में धांधली और घपले हुए थे, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मोहर लगाया है। हम पूरे इस जजमेंट का स्वागत करते हैं। तो एक मांग सुप्रीम कोर्ट से थी, उस मांग को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये जो कुछ भी विचार किया जाए आवंटन रद्द करने पर, न रद्द करने पर, ये विचार 1993 से आवंटित कोल ब्लॉकों पर होना चाहिए। इसको 2004 से 2009 तक न जोड़ा जाना चाहिए। पार्टी इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम इसका स्वागत करते हैं। ये बहुत ज़रूरी कदम था और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोयला राष्ट्रीय धन है, तो राष्ट्रीय धन किसी की निजी संपत्ति नहीं बन सकती है। ये फैसला जो कोल गेट के अंदर जो भी भ्रष्टाचार हुआ, ये जिस तरह से भी एलोकेशन गलत ढंग से हुआ, उन तमाम चीज़ों को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर शेयर बाजार पर भी पड़ा। फैसले के तुरंत बाद सेंसेक्स 215 अंक तक लुढ़क गया। सबसे ज्यादा असर ऊर्जा और स्टील कंपनियों के शेयर्स में देखने को मिले। जिंदल स्टील एंड पावर और उषा मार्टिन के शेयर 10 से 11% तक लुढ़क गए। हालांकि कोल इंडिया के शेयरों में 5% तेजी रही। हिंदुस्तान लीवर और सिप्ला जैसी कंपनियों के शेयरों में भी सुधार के चलते आखिरकार सेंसेक्स 31 अंक की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। आगे की खबर का रुख करते हैं। एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। छुमार और डुमचुक में भारत और चीन की सीमा पर चल रहे तनाव कम होने के आसार नजर आने लगे हैं। हालांकि भारत ने फिलहाल इस मसले पर फ्लैग मीटिंग से मना कर दिया है। भारत ने फ्लैग मीटिंग के पहले राजनयिक स्तर पर बातचीत और सहमति को जरूरी बताया है। भारत ने चीन के राजदूत लू युन चिंग ने बुधवार को दिल्ली में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव से मुलाकात की और बाद में इस मसले पर रक्षा मामले की कैबिनेट कमेटी में भी बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की तरक्की केंद्र और राज्यों के सहयोग से ही मुमकिन है। उन्होंने कर्नाटक के तुमकुर में आज इंडिया फूड पार्क का उद्घाटन किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने खाने पीने के सामान की बर्बादी रोकने और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की
मजबूती पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कर्नाटक के तुमकुर में इंडिया फूड पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वे देश के संघीय ढांचा का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति से ही देश का विकास होगा। केंद्र और राज्य को एक टीम बनकर के काम करना होगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को वो किसी भी दल के क्यों ना हो, दल कोई भी क्यों ना हो, देश तो एक है। प्रधानमंत्री ने सबका पेट भरने वाले किसानों की जेब भरने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत बताई। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक कंपनियों के साथ पेय पदार्थों में 5% फलों का जूस मिलाने की अपील की। अगर गांव के व्यक्ति का परचेजिंग पावर बढ़ता है तो शहर की इकोनॉमी भी तेज गति से आगे बढ़ने लग जाती है, और गांव के व्यक्ति का परचेजिंग पावर तब बढ़ता है जब कृषि क्षेत्र में हमारी ताकत बढ़े। फूड पार्क की अहमियत बताते हुए नरेंद्र मोदी ने खाने पीने के सामान की बर्बादी रोकने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री का मानना है कि इससे हर साल तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। केंद्र सरकार अगले कुछ महीनों में 17 फूड पार्क के निर्माण को मंजूरी देगी। इन पार्कों में 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के महज 3 दिन बचे हुए हैं। राज्य में अभी तक न तो बीजेपी शिवसेना और न ही कांग्रेस एनसीपी के सीट बंटवारों को लेकर अंतिम फैसला हो पाया है। शिवसेना बीजेपी का नया फॉर्मूला छोटे सहयोगी दलों की नाराजगी के बाद अटक गया है। कांग्रेस एनसीपी के बीच सीटों के तालमेल पर बैठकों का दौर बेनतीजा रहा है। मंगलवार को शिवसेना और बीजेपी ने एकजुटता दिखाते हुए सीट बंटवारे पर नया फॉर्मूला पेश किया था, जिसके मुताबिक 288 विधानसभा सीटों में शिवसेना 151 पर, बीजेपी 130 पर और 4 अन्य सहयोगी दलों को 7 सीटें दी जानी थी। लेकिन स्वाभिमानी शेतकारी संगठन, राष्ट्रीय समाज पक्ष, शिव संग्राम और रामदास अठावले की आरपीआई ने 4 दलों के बीच 7 सीटों पर नाराजगी जताई। आप लोगों का आरपीआई है तो आरपीआई को 7 सीट देकर सत्ता में भागीदारी देने का ऐलान करो और आरपीआई आपके साथ रहेगी, महायुति के साथ रहेगी। शिवसेना नेता रामदास कदम ने यह साफ किया कि उनकी पार्टी 151 सीटों से कम पर अब समझौता नहीं करेगी। पार्टी ने कहा कि गठबंधन में सामंजस्य बैठाना बीजेपी का काम है। बीजेपी ने भी शिवसेना पर दबाव बनाने के लिए अब छोटे सहयोगी दलों का पक्ष लिया है। हम किसी भी सूरत में इन साथियों को छोड़ करके दूसरा कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये हमारे विश्वस्त साथी हैं और इसी क्रम में शिवसेना से हमारी बातचीत हो रही है। 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 27 सितंबर है, लेकिन अभी तक 25 साल पुराने साथी बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसा ही कुछ हाल महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस और एनसीपी का है। सीट बंटवारे को लेकर इन दलों के बीच बैठकों के कई दौर बेनतीजा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि दोनों साथ रहेंगे तो डिवीजन ऑफ वोट्स ना हो, ये ठीक रहेगा और मुझे लगता है कि आखिर में यही फॉर्मूला दोनों ही पार्टी मान लेंगी। कांग्रेस के भीतर सीट बंटवारे के साथ ही मुख्यमंत्री के मामले में रोटेशनल व्यवस्था पर भी बातचीत हाईकमान से जारी है। इसके मुताबिक 2.5 साल के लिए दोनों दलों के बीच इस पद का बंटवारा करने का प्रस्ताव है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम और मेघालय में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया है। बाढ़ और भूस्खलन से करीब 70 लोगों की मौत हो गई है। इन राज्यों में बाढ़ से 4 लाख लोग पीड़ित हैं, जिनमें करीब 1.25 लाख लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से बाढ़ की स्थिति पर जानकारी मांगी है। असम के निचले हिस्सों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। गोलपाड़ा और कामरूप में बाढ़ का प्रकोप सबसे ज्यादा है। 94 राहत कैंपों में राज्य के 90,000 लोग रहने को मजबूर हैं और करीब 3,70,000 लोग पीड़ित हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएम की टीम बचाव और राहत अभियान में जुटी हुई है। मेघालय में भी स्थिति विकट है। ईस्ट खासी हिल्स और गारो हिल्स के जिलों में बारिश लगातार जारी है। मेघालय में मरने वालों की संख्या 38 हो गई। यहाँ सिर्फ भूस्खलन से 8 मौतें हुई। Helping the administration and various other NGOs and social organizations are also helping, and we have sought support from the defense, from Air Force, from Army, and also from paramilitary forces. They are on the job. They are assisting. मेघालय के तुरा से राजधानी शिलोंग को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 51 पर कई जगह भूस्खलन हुआ है। मेघालय के 40 राहत शिविरों में 30,000 लोग रह रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें और सेना के हेलीकॉप्टर लोगों को सुदूर पहाड़ी इलाकों से निकालकर राहत कैंपों में पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाने का गठन किया है और ये कमेटी 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। इस बीच राज्य में बाढ़ की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 284 तक पहुंच गई है। देश के कोने कोने से राहत सामग्री लेकर जम्मू कश्मीर पहुंचे ये ट्रक राज्य की सीमा पर खड़े हैं। इन ट्रकों के साथ पहुंचे स्वयंसेवक इंतजार करने को मजबूर हैं, लेकिन राज्य के एक्साइड और सेल्स टैक्स विभागों ने कागजों की जांच के नाम पर इन्हें रोक रखा है। हम 2 ट्रक लेके आए हैं यहाँ पे राशन के। क्या लोड है? इसमें सर खाने का सामान है और राशन, कंबल, बर्तन, ये सभी हम पटियाला वासियों के सहयोग से लेके आए हैं और यहाँ के हम JND के बैरियल पे हमें आगे नहीं जाने दे रहे। बाढ़ से राज्य की सेब इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। सामान्य तौर पर 100 रुपए किलो बिकने वाला सेब 20 रुपए किलो बिक रहा है। कश्मीर में इन्हें रखने की जगह भी नहीं है, इसीलिए इन्हें औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। वहीं कश्मीर सेब की अच्छी फसल न आने पर शिमला के सेब ऊंचे दामों पर बिक रहे हैं। हमारा उधर बहुत नुकसान हुआ है, सेब का भी थे वो सब खराब हो गए और अब यहाँ आए हैं पुंछ में, इनका भी थोड़ा चल रहा है और हमारा भी चल रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में बाढ़ राहत कार्यों और पुनर्वास की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कोर्ट ने कमेटी को 2 हफ्ते के भीतर एक रिपोर्ट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और दूसरा उसे सौंपने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वरिष्ठ रजिस्ट्रार इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वो 3 दिन के भीतर सभी बाढ़ प्रभावितों को पेयजल उपलब्ध कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबर एशियाड की। 17वीं एशियाड के 5वें दिन भारत को एक ही पदक मिल पाया। भारत के दुष्यंत ने पुरुष लाइटवेट वर्ग के सिंगल्स स्कल्स में कांस्य पदक जीता है। हालांकि बॉक्सिंग में भारत ने शानदार शुरुआत की है। बॉक्सर अखिल कुमार ने 60 किलोग्राम लाइटवेट वर्ग में नेपाल के खिलाफ अपना पहला मुकाबला आसानी से जीत लिया। इससे पहले 56 किलोग्राम पुरुष प्रिलिमिनरी राउंड में भारत के शिव थापा को वॉकओवर मिल गया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।